नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। नाम है भूतिया हवेली का रहस्य। सुनने में ही डरावना लग रहा है। हाँ, है भी। ये एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, जिसे एक असली भयावह कहानी कहा गया है। कहानी एक छोटे से गांव की है। अच्छा? और उस गांव में है एक पुराना बंद पड़ा मकान। लोग उसे कहते हैं भूतिया हवेली। ओके, ये नाम तो बहुत सुना है। बिल्कुल। और इसके पीछे का रहस्य ये है कि सालों पहले वहां रहने वाला एक पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। गायब मतलब कोई सुराग नहीं? कोई सुराग नहीं। आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। इसके डर वाले हिस्सों को देखेंगे और ये भी कि ऐसी कहानियां क्यों इतनी असरदार होती हैं। सच कहूं तो पढ़ते हुए थोड़ी सिहरन सी हुई। चलिए देखते हैं क्या है ये रहस्य। तो कहानी शुरू होती है गांव के माहौल से। शांत सी जगह, लेकिन बीच में वो हवेली, जैसे एक काला धब्बा जिसके बारे में लोग खुसुर-पुसुर करते हैं। हाँ, ऐसी जगहों के बारे में अक्सर बातें होती हैं। और डर की वजह वही पुरानी घटना, परिवार का गायब हो जाना, जैसे बस मिट गए हो नक्शे से। और जब जवाब नहीं मिलते तो कहानियां बन जाती हैं। सही कहा। गांव वालों का मानना है कि उसके बाद से ही हवेली में अजीब चीजें होने लगी। आवाजें, आहटें, कभी-कभी कुछ दिखने की बातें भी। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे मतलब वीरान जगहें और अनसुलझे रहस्य, ये दोनों मिलकर डर को बहुत बढ़ा देते हैं। हाँ, देखिए, खाली पुरानी इमारतों में वैसे ही एक अजीब सी उदासी होती है ना। बिल्कुल। लेकिन जब उसमें वो परिवार के गायब होने वाला अज्ञात हिस्सा जुड़ता है, हाँ, तो वो जगह सिर्फ वीरान नहीं रहती, वो प्रेतवादित लगने लगती है। हाँ, सही। इंसान का मन अज्ञात से डरता है, जिसे हम समझ नहीं पाते, वो ज्यादा खतरनाक लगता है। हाँ, ये कहानी असल में डरावनी कहानियों के आम तत्वों पर ही बनी है। हाँ, शापित घर, कालातीत। वही सब। हाँ, और ये इतने असरदार इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे अंदर के डर से जुड़ते हैं। अंधेरा, अनजानी आवाजें, पुरानी जगहें, ये सब। सही बात है। और इस कहानी के बीच में आते हैं नरेटर के चाचा। वो उसी गांव के थे। अच्छा, तो उनका अनुभव है ये। हाँ, अब जाहिर है सबने मना किया होगा कि भाई वहां मत जाओ, पर उनमें शायद हिम्मत कहें या कुछ और ज्यादा थी। या जानने की इच्छा डर से ज्यादा थी। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने ठान लिया कि वो अंदर जाकर देखेंगे। और वक्त भी चुना शाम का, धुंधल का। वो वक्त जब रोशनी और अंधेरे की लड़ाई चल रही होती है। बिल्कुल। अक्सर ऐसी कहानियां इसी वक्त होती है ना, जैसे ये वक्त खुद ही रहस्य को बुला रहा हो। हाँ, इसे वो लिमिनल स्पेस या सीमांत समय कहते हैं। न दिन न रात। ये मनोवैज्ञानिक रूप से हमें ज्यादा संवेदनशील बना देता है। वैसे चाचा के इस फैसले के पीछे क्या था? क्या वो बस बहादुर बनना चाह रहे थे या सच में जानना चाहते थे? ये तो कहानी नहीं बताती, पर ये सवाल अच्छा है। इंसान का स्वभाव, खतरा मोल लेने की आदत। बिल्कुल। चाचा पाचे हवेली के दरवाजे तक बंद पड़ा था सालों से, खोला होगा जोर लगाकर। और दरवाजा खुलते ही पहली चीज एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से। ठंडापन पुरानी इमारतों में होता है, पर हाँ, पर यहां कुछ ज्यादा ही सर्द बताया गया है। अंदर घुसे तो घना अंधेरा और एकदम बोझिल खामोशी, जैसे हवा भी रुकी हुई हो। अकेलापन और सन्नाटा, ये भी डर बढ़ाने वाले तत्व हैं। हाँ, फिर वो थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़े, टॉर्च वगैरह होगी शायद, एक कमरे में पहुंचे और वहां जो देखा उससे उनके होश उड़ गए होंगे। क्या देखा? दीवारों पर गहरे लाल धब्बे, जैसे सूखा हुआ खून। ओह! और इतना ही नहीं, कुछ हिस्सों में दीवारें जली हुई भी थीं, जैसे आग लगी हो कभी। खून और जले के निशान, ये तो बहुत भयानक संकेत है। हाँ, अब सोचिए क्या हुआ होगा उस रात उस परिवार के साथ। ये निशान किस चीज की गवाही दे रहे हैं? कोई झगड़ा, आग? ये सब देखकर तो वो अनसुलझा रहस्य और भी डरावना लगने लगता है। यहाँ कहानीकार ने संवेदी अनुभवों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। ठंडी हवा मतलब स्पर्श, अंधेरा मतलब नजर का धोखा, सन्नाटा मतलब सुनने की कमी, और फिर ये निशान जो सीधे दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सब मिलके सिर्फ कहानी नहीं कहते, बल्कि सुनने वाले को उस माहौल में ले जाते हैं, महसूस कराते हैं वो डर। ये दिखाना है, सिर्फ बताना नहीं। और वो निशान, खून और जलने के, वो हिंसा और त्रासदी के सीधे प्रतीक हैं।
अतीत को वर्तमान में लाकर खड़ा कर देते हैं। सही। अगर हम इसे थोड़ा और सोचें तो किसी ऐसी जगह जाना जहां जाने की मनाही हो, उसका भी एक मनोवैज्ञानिक असर होता है। हाँ, मतलब जहां जाने से रोको वाह। वहां जाने का मन और करता है। बिल्कुल। तो चाचा का हवेली में घुसना सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये एक नियम तोड़ना है, अज्ञात में कदम रखना। और अक्सर यही चीज डर को न्योता देती है। वो ठंडी हवा शायद सिर्फ हवा ना हो, पहली चेतावनी हो। ये सोचने वाली बात है। और इसी माहौल में कहानी का सबसे डरावना हिस्सा आता है। चाचा भी उन निशानों को देख ही रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी। आवाज? कैसी आवाज? बहुत धीमी, और लिखा है सूखी आवाज। अजीब शब्द है ना, सूखी आवाज। शायद खुरचने जैसी, या जैसे कोई घिसट रहा हो। अनजानी आवाजें वैसी ही डराती हैं। और ये आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब तो वो बुरी तरह डर गए। भागना चाहा होगा, पर ऐसा लगा जैसे पैर जमीन में गड़ गए हों, चिपक गए, हिल नहीं पा रहे थे। फ्रीज हो गए डर के मारे। हाँ, बिल्कुल। और यहां बात और भी अजीब हो जाती है। जब उन्होंने हिम्मत करके किसी तरह पलट के देखा कि कौन है, तो कौन था? कोई नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बस एक धुंधली सी परछाई। परछाई? हाँ, हवा में तैरती हुई, धीरे धीरे उनकी ओर आती हुई। कोई शक्ल नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक हिलता हुआ अंधेरा। सोचिए जरा उस वक्त क्या हालत हुई होगी। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। और यहाँ डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो चीज साफ नहीं है, अस्पष्ट है। हाँ, अगर कोई जाना पहचाना भूत या राक्षस होता तो शायद दिमाग उसे समझ पाता, पर एक बिना चेहरे की, बिना आकार की परछाई, ये तो सीधे हमारे अंदर के डर पर चोट करती है। दिमाग सोच ही नहीं पाता कि यह है क्या। बिल्कुल। दिमाग उस खालीपन को अपनी सबसे बुरी कल्पनाओं से भर देता है। क्या है ये? आत्मा? कोई शक्ति? या सिर्फ अंधेरे का खेल? ये अनिश्चितता ही सबसे डरावनी है। स्रोत में कहा गया ना, असली कहानी, अक्सर असल जिंदगी के डरावने अनुभव ऐसे ही अस्पष्ट होते हैं। सही। और वो पैरों का जम जाना, ये डर की जानी मानी शारीरिक प्रतिक्रिया है। फ्रीज रिस्पॉन्स। जब खतरा इतना बड़ा लगे कि समझ ना आए कि लड़ें या भागें, तो शरीर एकदम सन्न लह जाता है। ये एक जरूरी सवाल उठाता है, क्या ये परछाई वाकई उस खोए हुए परिवार की आत्मा थी, जैसा गांव वाले मानते होंगे, या उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा, या फिर चाचा के अपने मन का वहम, डर की वजह से? कहानी जवाब नहीं देती, और यही इसे और परेशान करता है। हाँ, ये सवाल बना रहता है। खैर, जो भी था, उस परछाई को अपनी तरफ आता देख चाचा ने पता नहीं कैसे सारी हिम्मत जुटाई होगी। किसी तरह उस फ्रीज से निकले होंगे। हाँ, और भागे, बस भागे, बिना पीछे देखे, जब तक हवेली पीछे नहीं छूट गई और वो हाफते हुए गांव वापस नहीं पहुंच गए। और गांव वालों को बताया होगा। हाँ, बताया होगा। और फिर उस घटना के बाद उस हवेली की तरफ किसी ने पलट कर भी नहीं देखा होगा। जाहिर है। अगर पहले सिर्फ डर था, तो अब पक्का यकीन हो गया कि वहां कुछ गड़बड़ है। वो धारणा और पक्की हो गई कि उस परिवार की आत्माएं वही हैं, इंसाफ मांग रही हैं या बदला। चाचा का अनुभव एक जीती जागती चेतावनी बन गया कि भाई कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे, कुछ रहस्य अनसुलझे ही ठीक। इस सब का मतलब क्या है? ये हमें लोक कथाओं और शहरी किंवदंतियों के रोल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, अनसुलझी कहानियां जैसे परिवार का गायब होना, हाँ, और चेतावनियां जैसे चाचा का अनुभव, ये लोगों के मन में बहुत गहरे बैठ जाती हैं। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं होती हैं, ये अक्सर समाज की सीमाएं तय करती हैं। क्या सुरक्षित है, क्या खतरनाक, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ये एक तरह से समुदाय के साझा डर को आवाज देती हैं। सही। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का अनुभव, चाचा का डरावना अनुभव, वक्त के साथ एक पक्की किंवदंती बन गया। ये अब सिर्फ चाचा की कहानी नहीं रही, ये गांव की याददाश्त का हिस्सा बन गई। हाँ, एक तरह से सबको जोड़ती भी है, एक साझा डर से। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे निजी अनुभव लोक कथा बन जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो हमने आज बात की इस भूतिया हवेली की कहानी की। एक परिवार का गायब होना, फिर चाचा का वो भयानक अनुभव, वो ठंडी हवा, वो निशान, वो आवाज और वो परछाई, वो बिना चेहरे वाली परछाई। हाँ, और कैसे उनके अनुभव ने उस जगह के डर को और पक्का कर दिया, एक चेतावनी बना दिया। वर्णनकर्ता ने ठीक ही कहा कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
ये डर आज भी महसूस होता है। बिल्कुल। और ये हमें डर की प्रकृति पर भी सोचने को कहता है। हाँ। हम कहानियों से क्यों डरते हैं? शायद इसलिए कि ये हमारे अंदर के बहुत पुराने डरों को छूती हैं। अंधेरे का, अकेलेपन का, अज्ञात का, मौत का डर। हाँ। स्रोत के आखिर में एक लाइन थी, असली डर तो तब होता है जब भूत केवल कहानियों में नहीं बल्कि सच में हमारे बीच होते हैं। ये कहानी और असलियत के बीच की जो पतली सी लाइन है उसकी तरफ इशारा करती है। क्या डर हमेशा बाहरी होता है या ज्यादातर हमारे अंदर ही होता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये कहानियां शायद हमें अपने इन अंदरूनी डरों से जूझने का एक सुरक्षित तरीका देती हैं। और यहीं पर मैं आज की बात को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। कहानी कहती है हवेली प्रेतवादित है, तो सवाल ये है, क्या सच में कुछ जगहों में अतीत की बुरी घटनाओं की ऊर्जा या यादें बस जाती हैं जो वहां जाने वालों पर असर करती हैं? या ये सब हमारे मन का खेल है? हाँ। हमारा डर, हमारी कल्पनाएं जो उन जगहों को देखकर कहानियां गढ़ लेती हैं। क्या हवेली खुद डरावनी है या उसे डरावना हमने बनाया है? ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल पर आपको सोचने के लिए छोड़ते हुए आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।